जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र हल के अगले पार्ट पर। पहले पार्ट में हमने मॉडल पेपर के जो खंड ए है और खंड ब है उसको अच्छे से समझ लिया है। किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में हमें आंसर लिखना है, कितना लिखना है, उसकी बात आज हम शुरू कर रहे हैं खंड स के महत्वपूर्ण प्रश्न। खंड स में जैसे कि आपको जानकारी है टोटल 4 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के अंदर एक अथवा मिलेगा, तो यानी 8 प्रश्न होंगे और 8 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। यहां तो क्योंकि मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और उसमें दिए गए प्रश्नों को याद भी कर रहे हैं, प्रश्न और उत्तरों को। अब बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है फाइनल पेपर के लिए, तो आपको यहां सिर्फ अथवा वाले में से जो एक प्रश्न है, यानी जैसे प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न है, किसी एक को ही तैयार नहीं करना है आपको। तो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अथवा में जो प्रश्न दिए हैं उनको भी अच्छे से समझना है और याद करना है। तो इसलिए हम इसमें जो टोटल 8 प्रश्न है खंड से, उन सभी प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे भी किस प्रकार से क्या चीजें किस तरीके से लिखनी होती है। अब कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं, सर आप साइड में हो जाया करो, हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है। अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। कोशिश करता हूं साइड में होने की, लेकिन भूल जाता हूं ये बात। चलो याद रखने की कोशिश किया करूंगा धीरे धीरे। लेकिन ऐसे बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, ये वो बच्चे होते हैं अक्सर जो मैंने फील किया है, जो थोड़ा सा स्टडी के प्रति लापरवाह भी होते हैं। एक किस वजह से उसको सुन लीजिए। वो क्या है, स्क्रीनशॉट लेके बस वीडियो छोड़ा और जल्दी जल्दी उतारने लग जाते हैं। अगर आप इस प्रकार के नहीं हो तो ये बात आपके लिए भी नहीं है। तो मैं ऐसे बच्चों को कहना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें, उससे लिखने में आसानी रहती है, मानता हूं। लेकिन मैं जब इसके एक्सप्लेनेशन करता हूं, इसको बताता हूं, तो बीच में परीक्षा या उस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताता हूं। और कई बार कुछ ऐसी विशेष बातें भी, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये चीज कम कर सकते हो, ये ज्यादा कर सकते हो, वो बातें भी मैं बताता हूं। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर सुन लिया करो। बाकी आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से काम करते हो। एज ए टीचर मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं, बता सकता हूं। मानना नहीं मानना आप पर डिपेंड करता है। आपके सपने बड़े हैं, अब की बार 90 पार उसको पार करना है, तो आपको सुनना भी पड़ेगा और उनमें से जो चीजें आपके लिए लाभप्रद है उन्हें मानना भी पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है खंड स का, जो कि आपका 16वां है, क्रम संख्या के हिसाब से 16वां प्रश्न है। कई बच्चों ने कमेंट करके ये भी पूछा कि सर हमें खंड ए ब स द भी पेपर में लिखना होगा क्या? अगर आप खंड ए ब स द जो है भी किस खंड को आप कहां कर रहे हो, अगर आप नहीं लिखते तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि प्रश्न संख्या है वो क्रम से चलती है। तो टीचर अपने आप आइडिया लगा लेगा भी आज 16वां बच्चा प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब वो खंड स का है और 3 नंबर का है। लिख दो तो ठीक है, नहीं लिखते तो उससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता। तो इसलिए टेंशन मत लीजिएगा ऐसी। और 16वां प्रश्न है अपना, पशु चारण की समालोचना कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। इंग्लिश में है क्या, क्रिटिकली एक्सप्लेन द लाइव स्टॉक रियरिंग। तो पशु चारण की समालोचना कीजिए। अब पहले हमें प्रश्न को समझना है, क्या कहना चाहता है। यहां के लिए नहीं, इस तरीके के प्रश्न आपके फाइनल पेपर में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं यही प्रश्न रिपीट हो, इसी तरह का कोई और प्रश्न आ सकता है। इसमें एक शब्द है समालोचना, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकली एक्सप्लेन की जो बात है भी समालोचना करनी है। सम प्लस आलोचना। आप समझे भी इसमें क्या करना होता है। जिस चीज की समालोचना आपसे करवाएगा पेपर में अंदर जो भी प्रश्न है, उसमें आपको उस चीज के गुण और दोष के बारे में लिखना है। यानी उस चीज की अच्छी और बुरी बातें आपको लिखनी है, या यूं कहूं भी उसके पक्ष और विपक्ष की बातें लिखनी है। उनकी वो खासियत लिखनी है जिनकी वजह से वो चीज अच्छी है, वो बुराइयां लिखनी है जिनकी वजह से वो बुरी है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, तो क्या हमें गुण और दोष पॉइंट बनाकर ये करना होगा? ये जरूरी नहीं है। आपको वो चीज क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, जो चीज आपने पढ़ाई के दौरान समझी है, जो चीज आपने तैयार की है, बस उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना है। अपने आप वो क्रिटिसाइज हो जाता है।
तो वो चीज है क्या और उसके क्या प्लस है क्या माइनस है, वो खासियत बातें इसमें लिखनी है। जैसे अपना ये जो प्रश्न है क्या पशु चारण की समालोचना करना है, इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है क्या स्थानांतरित कृषि की समालोचना कीजिए। तो इसका मतलब स्थानांतरित कृषि की प्लस और माइनस, अच्छी और बुरी बातें, किस प्रकार लाभप्रद है और क्या उसकी हानियां हैं, वो बातें उसमें बतानी होती है। तो यहां आपको क्या बताना है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। इसमें आपको पहले, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है, तो 3 भागों में बांट लो अपने दिमाग में। तो आपको यह बताना है पशु चारण क्या है। एक पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा जिसमें आप पशुपालन क्यों किया जाता है, या पशुओं के पालने के फायदे क्या हैं, या पशु चारण किन क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। एक हिस्सा तो ये हो गया। उसके बाद आप इसमें यह कर सकते हो भी पशु चारण के जो प्रकार हैं, आपको जैसे कि जानकारी है 2 प्रकार हैं, एक चलवासी पशुचारण है और दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण है। तो 1 नंबर का ऊपर बात होगी, दूसरा चलवासी पशुचारण के बारे में बता देंगे, 2 नंबर का हो गया, और तीसरा नंबर जो अपना है वो वाणिज्यिक पशुचारण का हो जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। अब किस प्रकार से क्या लिखना है, कितना कम ज्यादा लिखना है और किस प्रकार अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, चलिए अपने शुरू कर लेते हैं इसको पहले। तो प्रश्न संख्या 16 हो गई, पशु चारण की समालोचना कीजिए। बोर्ड की कॉपी में तो आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बता चुका हूं, वहां प्रश्न संख्या लगाएंगे और सीधा उत्तर लिखेंगे, या उत्तर 16 ये भी लिख सकते हो। तो हेडिंग बनाएंगे पहले पशु चारण और उसके बारे में लिखेंगे भी आखेट व संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब यह महसूस किया कि इनसे ढंग से जीवन यापन नहीं किया जा सकता है, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। अब क्योंकि 2-3 लाइन हो गई, तो जब कोई बात लगातार चल रही होती है, 4-5 लाइन की होती है, तो आप ये किया करो 2 या 3 लाइन के बाद में पैरा चेंज कर लिया करो। तो जैसे ये 2-3 लाइन होगी मेरे यहां, तो आप अपनी कॉपी के हिसाब से देख लीजिए। तो थोड़ी सी जगह, क्योंकि यहां मेरी लाइन पूरी होगी तो मैं यहां स्टार्टिंग में जगह छोड़ दूंगा, अगर यहां लाइन बच जाती तो मैं यहां शुरू से ही लिख लेता, या जैसा आपकी हैबिट है लिखने की, अच्छा लिखने की। इसके लिए लोगों ने अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। इनसे वे भोज्य पदार्थ, चमड़ा और ऊन प्राप्त करते हैं। तो ये पशुचारण क्यों अपनाया और उनसे क्या चीज प्राप्त करता है, ये बातें हमने यहां लिख दी। उसके बाद आप लिखना चाहें तो एक पॉइंट और बना सकते हो कि पशुपालन के मुख्य क्षेत्र। तो आपको इसमें विस्तृत नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिख दीजिए पशुपालन के मुख्य क्षेत्र, क्योंकि अंकों के हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। तो 4 क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये 4 आप अंडरलाइन करके पॉइंट बनाकर इनको लिख दिया, पशुपालन के मुख्य क्षेत्र, चारों के नाम लिख दिए। उसके बाद आप फिर हेडिंग बनाएंगे पशु चारण के प्रकार और उसको अंडरलाइन कर देंगे और आगे लिख देंगे 2 प्रकार, जिसमें अब लगाएंगे नंबर 1 चलवासी पशुचारण, दूसरा अपना वाणिज्यिक पशुचारण है। तो अब आपको चलवासी पशुचारण से संबंधित आपने 8-10 विशेषताएं पढ़ रखी है, उनमें से मुख्य थ्योरिकल रूप से अच्छी और बुरी जो बातें लगती है आपको भी, हाँ ये इसका प्लस है ये माइनस है, उस तरीके की बातें आपको लिखनी है। आप चाहे इसको थ्योरिकल रूप से लिख दें और या चाहें तो आप चलवासी पशुचारण में भी फिर 1-2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लगाकर बात लिख सकते हो, यानी 4 कोई बात चलवासी पशुचारण की लिख देना और 4 ही कोई वाणिज्यिक पशुचारण की लिख देना, ताकि 1 नंबर आपको चलवासी का मिल जाए, 1 नंबर आपको वाणिज्यिक पशुचारण का मिल जाए और 1 नंबर यहाँ ये पशुचारण के बारे में जो स्टार्टिंग लिखा है उसका मिल जाए। तो यानी 1 + 1 + 1 = 3, आपको 3 के 3 नंबर मिल जाए। तो चलवासी पशुचारण में इसमें पशुपालक चारे व पाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। यह जीवन निर्वाह की एक आर्थिक क्रिया है। नंबर लगाओगे तो आप पहले इसको 1 नंबर कर देना और यह जीवन निर्वाह की दूसरी कृषि है, ये 2 नंबर हो जाएगा। तीसरा बात लिखना चाहे तो इसमें पशुचारण की विधि प्राचीन ढंग की होती है और चौथा इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती है। और भी आप लिखना चाहें तो पशुचारण के लिए लोग समूह में गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और सर्दियों में
पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। ये बात भी आप लिख सकते हो इसके अंतर्गत भी। कम से कम 4 बातें तो आपको इसमें लिखनी ही चाहिए, बाकी आप 5 या 6 लिखते हो समय के अकॉर्डिंग, और आपका बहुत बड़ा उत्तर भी नहीं हो जाए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है भी। कम से कम आई थिंक एक पेज में ये 3 नंबर वाला प्रश्न अच्छे से हो जाएगा बोर्ड की कॉपी में। फिर आता है वाणिज्यिक पशुचारण। सेम उसी तरीके से आप थ्योरिकल रूप में पैरा चेंज करके लिखो या नंबरिंग लगा के। तो मैं यहां थ्योरिकल रूप से लिखा है, मैं नंबरिंग भी लगा देता हूं। तो नंबर 1 हो जाएगा इसमें आपका, यह अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है। दूसरा हो जाएगा, पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जिन्हें रेंच कहते हैं। तीसरा है, पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। चौथा है, इसमें पशु उत्पादों को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित यानी प्रोसेसिंग एवं डिब्बा बंद कर विश्व बाजार में निर्यात कर दिया जाता है। पांचवा है, इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, बीमारियों पर नियंत्रण व उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 4-5 विशेषताएं आप वाणिज्यिक पशुचारण की लिख सकते हो। तो अब ये इस तरीके से आपको पशुचारण की समालोचना में ये उत्तर इस प्रकार से लिखना है, एक स्टैंडर्ड आंसर। अब देखिएगा, क्योंकि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर भी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, जो अंतर याद रखे हैं आपने भी चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में जो अंतर याद कर रखे हैं, आप चलवासी वाले चलवासी में लिख दो और वाणिज्यिक वाले वाणिज्यिक में लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलग से प्रश्न आ सकता है, चलवासी पशुचारण की विशेषताएं बताओ, वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताएं बताओ, या समालोचना की तरह पूछ सकता है, या इनमें अंतर भी आपसे पूछ सकता है। तो बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो रहता है। तो इस प्रकार से आपको 16वां प्रश्न पशुचारण की समालोचना वाला हल करना है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं इस 16वें प्रश्न के अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे। ये जो प्रश्न है आपका लेसन 8 से लिया गया है, 8वें लेसन से। इसका मतलब 16वां जो प्रश्न है अथवा वाला भी और उससे पूर्व वाला भी, ये दोनों आपकी चौथी यूनिट के प्रश्न है, जिसमें 7वां, 8वां और 9वां पाठ आता है। तो ये पशुचारण वाला 8वें चैप्टर से है और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वो 9वें पाठ पर आधारित है। 16वें प्रश्न के अथवा वाला प्रश्न है कि भारत में उद्योगों के विकास के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। गिव एनी 3 सजेशन या मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में हो सकता है ये बात आई होगी भी भारत में उद्योगों का प्रश्न पूछा है तो जरूर ये तो 19वें 20वें पाठ से संबंधित हो गया भी, 19वां पाठ अपना उद्योगों से संबंधित है तो क्या भी जरूर उससे होगा, लेकिन नहीं है। ये प्रश्न आपके 9वें पाठ पर आधारित है। फिर आप ये सोचेंगे तो फिर ये टॉपिक कहाँ से आ गया उसके अंतर्गत। देखिएगा, आपका जो 9वां पाठ है द्वितीयक व्यवसाय वाला, उसका स्टार्टिंग का ही टॉपिक है जो फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो यहां पर हम विश्व के बारे में पढ़ते हैं। जब विश्व आ गया तो सारे विकसित विकासशील देश सारे इसके हिस्से हो गए। तो प्रश्न बनाने वाले ने क्या किया, डायरेक्ट ये नहीं पूछ के भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए या 3 कारक है वो समझाइए। आपसे सुझाव मांग लिया, सजेशन मांग लिया, और उसमें भी उसने क्या लगा दिया, भारत लगा दिया। क्या फर्क पड़ता है, हमें उस उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में से जो आपने 10-12 कारक आपने पढ़े हैं उसको हम भारत के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको याद हो मैंने पूर्व की कक्षाओं में भी ये बताया भी जरूरी नहीं हर पर्सन रटा रटाया आए, आपके पढ़े हुए मुद्दे को पूछने वाला अपने तरीके से पूछ सकता है। बस जिस तरीके से पूछा जाता है उसी तरीके से आपको जवाब देना है। ऐसी कोई बात नहीं आएगी पेपर में जो आपकी कहीं पढ़ी हुई नहीं हो। तो प्रश्न वही है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे भी उद्योगों की जो चीज अवस्थिति को प्रभावित करती है, लोकेशन को प्रभावित करती है, वही तो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले
तीन कारकों को इस प्रकार से समझाना है ताकि वो भारत में उद्योगों के विकास के लिए सुझाव बन जाए। तो इसी आधार पर मैं आपको इसको बता रहा हूं। तीन सुझाव मांगे हैं, तो उन प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर ही हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और चेंज करेंगे। तीन मैं बता रहा हूं पॉइंट, उसके अलावा भी आप कोई भी पॉइंट बनाकर इंडिया के संदर्भ में अपनी बात लिख सकते हो भी कैसे ग्रोथ करे इंडिया में, इंडस्ट्री जो है, उद्योग है, वो किस प्रकार से ग्रोथ करे। हमसे सुझाव मांगा है, तो हमारे पास जो किताबी नॉलेज है उसके अंदर हमारे जो विचार हैं वो उसके अंदर सेट करने हैं ताकि हमारे प्रश्न का सही आंसर निकल जाए। जैसे होता है ना, कहीं आप बैठक में बैठे और अचानक आपसे पूछ ले भी बताओ आप इस पर क्या सुझाव देना चाहते हो। किसान आंदोलन चल रहा है, आपसे कोई पूछ ले किसान आंदोलन के लिए आप क्या सुझाव देंगे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो आप किस आधार पर देंगे। जो पिछला आपका नॉलेज है, जो इतने दिनों से आप देख रहे हो, उसके हिसाब से प्लस माइनस आप अपनी बात लिख देंगे। तो बस वही उसी तरीके की मेंटेलिटी को आपको इस्तेमाल करना है। चीज वही होती है जो आपकी पढ़ी हुई होती है। तो अपना प्रश्न है भारत में उद्योगों के विकास के लिए सुझाव, तो आप वही पहले हेडिंग बना देंगे उत्तर में, भारत में उद्योगों के विकास के लिए सुझाव। तीन सुझाव मांगे हैं, तो आप डायरेक्ट और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए आपको सीधा पॉइंटों पर आ जाना है। पहला पॉइंट आप लगा सकते हो, जो मुझे अच्छे लगे मैंने वो लिखे हैं, आपको कोई और इजी लगता है आप वो लिख सकते हो। पहला लिखा है मैंने सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति, ये पॉइंट बना लिया और पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बारे में और इंडिया के हिसाब से इसको हम सेट कर देंगे उत्तर में। भारत में उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल सुगमतापूर्ण यानी सरल, पर्याप्त व सस्ती दर पर प्राप्त होना चाहिए। हम ये सुझाव दे रहे हैं, जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी तथा निर्माण के दौरान वजन कम हो जाता है, उन उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित करना चाहिए। ये हो गई। इसके साथ ही हम कह सकते हैं भी निर्माण के दौरान वजन कम नहीं होने वाले उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत के पास अथवा बाजार के पास कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये बातें हमने, कच्चा माल हमें सस्ता मिलना चाहिए और इस आधार पर कहां क्या स्थापित हो वो बातें भी हमने इसमें क्लियर कर दी। यानी जो कच्चा माल आप यूज करते हो, अगर चीज बनने के बाद उसका वजन कम हो जाता है तो उनको आपको कच्चे माल के स्रोत के पास लगाना चाहिए। और कच्चे माल से कोई चीज बनाते हो उसमें उसके बाहर, जैसे सूती वस्त्र उद्योग में जो कपास यूज करते हो, जितनी यूज करोगे उतने का ही माल बन जाएगा। तो इस प्रकार के उद्योगों को चाहिए आप कच्चे माल के स्रोत के पास लगाओ और चाहिए बाजार के पास लगाओ, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी परिवहन लागत के उसके ऊपर कोई फर्क है वो नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से आप इस पहले पॉइंट को सस्ते कच्चे माल की प्राप्ति में अंदर अपने सुझाव है वो सेट है वो कर सकते हो, जैसा मैंने यहां आपको बताया है। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिख सकते हैं, परिवहन व संचार के साधनों का विस्तार। परिवहन व संचार के साधनों का विस्तार किस प्रकार से, पहले नफा नुकसान लिख देंगे इसका। कच्चे माल को कारखानों तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए अच्छी परिवहन सुविधाएं और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संचार सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार को, अब इंडिया के हिसाब से देना है तो इंडिया को अंदर घुसेड़ दिया अपनों ने, इसलिए भारत सरकार को देश में परिवहन व संचार सुविधाओं के विकास में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करना चाहिए, यानी खर्चा करना चाहिए, अच्छी अच्छी सड़कें बनानी चाहिए। अच्छा है जो हमारे मोबाइल का, फोन का जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की वो अच्छी होनी चाहिए ताकि औद्योगिक सूचनाएं वो इजीली इधर उधर आदान प्रदान की जाए। कच्चे माल को लाने, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी से अच्छी सड़कें, अच्छा रेल मार्ग है वो चीज़ें हमें डेवलप करना चाहिए, उसमें हमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश यानी सरकार को खर्चा है वो करना चाहिए। और साथ में मैं ये एक्सप्लेन समझा रहा था भी क्या चीज़ें हैं। तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं, उद्योगों को टैक्स में छूट व अन्य सुविधाएं।
अब ये मत सोचने लग जाना भी टैक्स में छूट क्यों दे, हमें इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अपनी बात कह रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से ही उत्तर देना है। तो उद्योगों को टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं, ये अपना तीसरा सुझाव हो गया। किसी भी देश की सरकार की नीतियां भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती है। भारत सरकार द्वारा बड़े उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरल ऋण सुविधा, टैक्स में छूट के साथ ही उद्योगों को सस्ती भूमि भी उपलब्ध करवानी चाहिए, तो ताकि इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो मैंने यहां लिखे, और इस हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अलावा और आप पॉइंट बना लीजिए, आपके पास खूब सारे हैं, बस इंडिया के हिसाब से सेट करना है। जैसे आप लिख सकते हो भी उत्पादन तकनीक में सुधार, इसमें आप लिख सकते हो भी बड़े उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को अनुसंधान और शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार आप एक पॉइंट और बना सकते हो, अगर आपको भविष्य में कहीं ज्यादा पॉइंटों की जरूरत हो, सस्ती और पर्याप्त बिजली की प्राप्ति, सस्ती और पर्याप्त बिजली की प्राप्ति, एक ये पॉइंट बना सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो भी जो शक्ति के साधन है, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत है, जो बिजली है वो सस्ती दर पर आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि उद्योगों को चलाने के लिए कोयला चाहिए, बिजली चाहिए। अगर वो सस्ती दर पर और उचित मात्रा में टाइम टू टाइम बिजली मिलेगी तो उद्योग है वो ज़्यादा डेवलपमेंट है वो उनका हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप बना सकते हो। तो मैंने कहा भी उद्योगों की जो स्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, चाहे वो विश्व के संदर्भ में है चाहे भारत के संदर्भ में है, आपको इस प्रकार से लिखना है। हाँ, अब इसको यही प्रश्न आपके बोर्ड फाइनल परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है, भी सीधा ही भारत शब्द हट जाएगा, उद्योगों के विकास के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तब आप इंडिया की बात करो, विश्व में किसी की भी बात करो, बस आप सीधी भारत हटा के सीधी सरकार शब्द आ जाएगा, भी किसी भी देश की जो सरकार है उसको ये करना चाहिए, फला ढिमका करना चाहिए। या ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी कह रहा हूं, फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% 2021 की बोर्ड परीक्षा में ये 9वें पाठ का ये प्रश्न आएगा भी, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो कम से कम आप इन कारकों को अच्छे से कवर करें। मैंने वीडियो जो इसका डिटेल वीडियो है वो अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको दोबारा देख लें, पाठ्य पुस्तक की सहायता ले लें, पासबुक और उनके चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं सर वो क्या बोलते हैं उनको, डेस्क वर्क कब आएंगे? भैया मैंने तो कभी डेस्क वर्क मेरे स्कूल में लगाया ही नहीं आज तक कभी। क्या करना है डेस्क वर्क के, जब किताब है अपने साथ और अब तो मैं भी आपके साथ हूँ, तो क्या जरूरत है डेस्क वर्क की? क्यों वेट करते हो, क्यों घर वालों को मूर्ख बनाते हो, क्यों उनके पैसे लगाते हो और क्यों आप मूर्ख बनते हो? सारी चीज़ें क्या आएगी बोर्ड परीक्षा में वो आपको बता रहे हैं, इजी तरीके से उत्तर लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो इन मूर्खताओं से बाहर आ जाएं। उन पासबुक्स वालों को अपनी किताबें बेचनी है, पैसे कमाने हैं, तो पत्रिका भास्कर में बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पर विज्ञापन दे देते हैं, और हम जैसे जो लोग होते हैं मिडिल फैमिली वाले, और वो उनसे यही तो वो चाहते हैं, और दिग्भ्रमित और हम भ्रमित हो जाते हैं। फिर वीडियो क्लासेस के नोट्स भी खराब, किताब बिल्कुल खराब, और लास्ट हमारी सारी कहानी किस पर आ जाती है? डेस्क वर्क पर आ जाती है। पहले किताब से हम पासबुक पर आ गए, संजीव ले आया, कोई एक्सीलेंट ले आया, और उसके बाद हम डेस्क वर्क पे आ गए, कार्य पुस्तिका पर आ गए, तो फिर किताब कहाँ गई? जो मूल चीज़ है वो गायब हो जाती है। तो मैं सलाह दूंगा बेटा इन चीज़ों से बचिए आप। कल को आप किसी को क्या समझाएंगे भी किस तरीके से पढ़ना चाहिए? आप ये कहेंगे डेस्क वर्क पढ़ना चाहिए, पेपर उसी में से आता है। ध्यान रखिएगा, पेपर हमेशा, जो पेपर सेटर जो टीम होती है वो हमेशा पाठ्य पुस्तक से ही पेपर बनाती है, वो किसी गैस पेपर का, किसी डेस्क वर्क का जो इस्तेमाल है वो नहीं करती। आप खुद देख लो, जो आपके इस मॉडल पेपर में जो प्रश्न आए हैं, क्या सारे प्रश्न हूबहू आपको पासबुक्स में मिल जाएंगे? सारे? कुछ प्रश्न कॉमनली मिल जाना एक अलग बात है, क्योंकि वो भी तो कोई टीचर ही बनाता है, पासबुक भी लिख के देता है उनको आंसर, वो एक संयोग हो सकता है। लेकिन देखिएगा हर बार बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे नए आते हैं जो किसी पासबुक में नहीं होते, और अगले साल जो वो छप के आती है तो वो प्रश्न उसमें डाल दिया जाता है, और आप बच्चे जब उस पासबुक को खरीद कर देखते हो, अरे वाह ये पेपर तो संजीव पासबुक से आया, ये तो एक्सीलेंट पासबुक से आया, और आप फिर दिग्भ्रमित हो जाते हो, मूर्ख बन जाते हो। वो मूर्ख बनाते हैं और आप बन जाते हो। तो इसलिए आपको मूर्ख नहीं बनना है। आप
शाने बच्चे हो, शाने हो, समझदार हो, तो इसलिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो और आज के इन प्रश्नों को भी आप अपनी जो नोटबुक है उसमें 16वां प्रश्न है वो अच्छे से कर लीजिए। मैं धीरे धीरे आपके साथ सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से करवा दूंगा, वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा है लगभग 30-35-40 मिनट का टाइम आप मुझे देना है, तो बस मैं उससे ज़्यादा टाइम है वो आपका नहीं लूँगा। तो इसलिए आप आज इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से कॉपी में लिख लें, सुन लें और इनको याद करने की कोशिश करें। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलिएगा फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।